जूनियर डॉक्टर अपना सब काम खत्म करके अपने दो दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए 3rd फ्लोर पर बने सेमिनार हॉल में चली जाती हैं। वहाँ पे वे लोग ओलंपिक का मैच देखते हुए खाना खाती हैं। खाना खाने के बाद दोनों दोस्त चली जाती हैं और विक्टिम वहीं सेमिनार हॉल में ही पढ़ाई करते करते सो जाती है। फिर सुबह उनके घर वालों को हॉस्पिटल से खबर दी जाती है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर लिया। अभी तक आप लोग समझ ही गए होंगे कि यह केस हाल ही में हुए कोलकाता रेप और मर्डर का है। इस केस में मिले अभी तक के सबूतों और गवाहों के आधार पर इस केस में क्या हुआ था, चलिए शुरू से समझते हैं। विक्टिम जो कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल के चेस्ट डिपार्टमेंट में एक ट्रेनी डॉक्टर थी। इस समय विक्टिम की 36 घंटे की शिफ्ट चल रही थी, जहां उन्हें लगातार 36 घंटे की ड्यूटी करनी होती है। रात 11 बजे हर रोज़ की तरह उनकी मां का फ़ोन आया। दोनों ने बातें की और मां ने लास्ट में कहा, बेटा खाना खा लेना और टाइम से सो जाना, और फिर फ़ोन रख दिया। मां से बात करने के बाद विक्टिम पेशेंट को देखने के लिए राउंड पर निकल जाती है। जब विक्टिम को भूख लगता है तो वो और उनकी दो दोस्त खाना ऑर्डर करती हैं और ओलंपिक का मैच देखते हुए खाना खाने का प्लान बनाती हैं। क्योंकि टीवी 3rd फ्लोर के सेमिनार हॉल में था तो वे लोग वहीं आकर मैच देखते हुए खाना खाती हैं। खाना खाने के बाद दोनों दोस्त चली जाती हैं और विक्टिम वही अपना स्टडी करने लगती हैं। विक्टिम हर रोज़ डायरी लिखती थी। उस दिन भी उन्होंने डायरी लिखा और लगभग 3 बजे वहीं सेमिनार हॉल में ही सो जाती हैं। 9 अगस्त सुबह 7 बजे हॉस्पिटल से हॉस्पिटल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को फ़ोन आया। फ़ोन करने वाला हॉस्पिटल का ही स्टाफ था, जिसने डॉक्टर घोष को पहली बार यह जानकारी दी कि चेस्ट मेडिकल डिपार्टमेंट में तैनात ट्रेनी जूनियर डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल में पड़ी है। फ़ोन रखने के बाद स्टाफ ने डॉक्टर घोष को व्हाट्सएप पर तस्वीरें भी भेजी। तस्वीर देखने के बाद डॉक्टर घोष तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए निकल गए। इधर सेमिनार हॉल में पड़ी लाश की खबर पूरे हॉस्पिटल में फैल चुकी थी। डॉक्टर संदीप घोष लगभग 8 बजे तक हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। अस्पताल के सभी खास लोगों से बात करने के बाद डॉक्टर घोष ने पहली बार 9 बजे खुद ही लाश की जानकारी पुलिस को दी। अगर इस केस में सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात है तो वो है ये टाइम, क्योंकि लाश सुबह 6 बजे देखी गई। 7 बजे यानी लगभग 1 घंटे बाद डॉक्टर घोष को जानकारी दी गई और 9 बजे पुलिस को, यानी कि लाश दिखने के पूरे 3 घंटे बाद। ये 3 घंटा वही समय था जब जाने अनजाने में सबूतों के साथ सबसे ज़्यादा छेड़खानी की गई। 10:53 पर उनकी मां को हॉस्पिटल से कॉल आया और उन्हें कहा गया कि आपकी बेटी अचानक से बीमार पड़ गई हैं, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, और फिर फ़ोन कट जाता है। मां घबरा जाती हैं और फिर से उसी नंबर पर कॉल किया और पूछा क्या हुआ, तो उन्हें बताया गया कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर लिया है। यह खबर सुनकर परेशान माँ बाप तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। माता पिता 12 बजे तक हॉस्पिटल आ चुके थे, लेकिन उनके बहुत बोलने के बाद भी उन्हें उनकी बेटी के पास नहीं जाने दिया गया। 3 घंटे बाद लगभग 3 बजे पहली बार उनकी बेटी की बॉडी उन्हें दिखाई गई। बॉडी को देखते ही उनकी मां ने कहा यह आत्महत्या नहीं मर्डर है, क्योंकि बॉडी की हालत ही कुछ ऐसी थी कि कोई भी बता देता कि यह आत्महत्या नहीं मर्डर है। आरजीकर हॉस्पिटल में ही विक्टिम का पोस्टमार्टम किया गया। वहाँ के कुछ डॉक्टरों के कहने पर पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी के साथ किया गया, जो कि बहुत ही सही डिसीजन था। 9 अगस्त रात 8 बजे पोस्टमार्टम के बाद विक्टिम की लाश उनके घर वालों को सौंप दी गई। रात 11:45 पर पूरी कार्यवाही पूरी हो जाने के बाद भी अभी तक कोई केस दर्ज नहीं किया गया था। विक्टिम के पिता के बोलने के बाद तब जाकर पुलिस ने रेप और मर्डर का केस दर्ज किया। मतलब ये कि कोलकाता पुलिस को शुरुआत में ही इस केस को जिस तरह से लेना चाहिए था नहीं लिया। ऊपर से दबाव आने पर पुलिस ने केस की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस को सेमिनार हॉल से एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला। पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो हॉस्पिटल के ही सिविक वॉलंटियर संजय राय को सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल में जाते हुए देखा गया। संजय लगभग 40 मिनट तक अंदर रहता है और फिर बाहर चला जाता है। जब पुलिस ने ब्लूटूथ को संजय के फ़ोन से कनेक्ट कराया तो वह कनेक्ट हो गया। सेमिनार हॉल में जाते समय संजय के गले में ब्लूटूथ था, लेकिन वापस आते टाइम नहीं। इससे ये बात तो साफ हो गया कि सेमिनार हॉल में मिला ब्लूटूथ संजय का ही है और कातिल भी संजय ही है। पुलिस ने तुरंत ही संजय को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के पूछताछ करने पर संजय ने तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लिया और यहाँ तक कि फांसी की सजा के लिए भी तैयार हो गया। संजय की ये बात सभी को चौंका देने वाली थी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार ये साफ साफ कहा गया था कि ये काम किसी एक आदमी का नहीं है। तो आखिर संजय ने पूरा इल्जाम अपने ऊपर क्यों ले लिया? ये बात कई सारे सवाल पैदा करती हैं।
क्या सच में संजय ही कातिल है या कोई और भी इसमें शामिल है जिसे बचाने की कोशिश की जा रही है, या संजय असली कातिल को बचाने का सिर्फ एक मोहरा है? ये सभी सवाल इस केस को और भी ज़्यादा मुश्किल बनाती जा रही थी। 13 अगस्त को इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया। अब यह केस सिर्फ एक केस ही नहीं बल्कि राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका था। उम्मीद करता हूँ सीबीआई इन सभी सवालों के जवाब ढूंढ लेगी और अपराधी को जल्द से जल्द सजा होगी। लेकिन कहीं ऐसा न हो कि यह केस भी बाकी केसों की तरह सिर्फ फाइलों में ही रह जाए और फिर बस चलता ही रहे।